जब हम किसी देश की दौलत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सोना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शायद। पर किसी भी देश की असली दौलत ये सब नहीं है। उसकी असली दौलत है उसके लोग। पर इस बात का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। आइए इसे एक छोटी सी पहेली से समझते हैं। सोचिए, दो किसान हैं, दोनों के पास जमीन भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक की फसल दूसरे से कहीं कहीं ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या उसके औजार बेहतर हैं या शायद मिट्टी में कोई जादू है? असल में जवाब इनमें से कुछ भी नहीं है। असली फर्क है खुद उस किसान में, उसके ज्ञान में, उसके हुनर में, उसकी समझ में। मतलब उत्पादकता में ये जो फर्क है वो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि इंसान से ही आता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, जिसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी। ये है क्या? ये किसी देश के लोगों में जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, उसका पूरा का पूरा स्टॉक है। यही वो अदृश्य ताकत है जो न सिर्फ एक किसान को दूसरे से बेहतर बनाती है, बल्कि एक देश को दूसरे से बहुत आगे ले जाती है। तो इस पहले सेक्शन में हम यही देखेंगे कि मानव पूंजी आखिर है क्या और क्यों यह किसी भी देश की सबसे कीमती पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली दौलत है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मानव पूंजी जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य संपत्ति बनती कैसे है? इसे बनाया और संवारा कैसे जाता है? तो देखिए, मानव पूंजी बनाने के 5 मेन तरीके हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम करते करते सीखना। चौथा है माइग्रेशन, जब लोग बेहतर मौकों के लिए दूसरी जगह जाते हैं। और पांचवा है सूचना या इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट। ये पांचों चीजें मिलकर किसी भी समाज की असली दौलत बनाती हैं। और इन पांचों में भी दो तो समझिए कि नींव के पत्थर हैं, एजुकेशन और हेल्थ। एक पढ़ा लिखा दिमाग और एक सेहतमंद शरीर, यही तो किसी भी इंसान की और फिर पूरे देश की तरक्की की बुनियाद है। अच्छा, इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए मानव पूंजी की तुलना भौतिक पूंजी, मतलब फिजिकल कैपिटल, जैसे मशीन वगैरह से करते हैं। देखिए, एक मशीन को हम छू सकते हैं, है ना? उसे बाजार में बेच सकते हैं, वो अपने मालिक से अलग है। पर ज्ञान ज्ञान तो इनटैंजिबल है, अमूर्त है, उसे उसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा फर्क, एक मशीन तो सिर्फ अपने मालिक को फायदा पहुंचाती है, पर एक पढ़ा लिखा सेहतमंद इंसान सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का भला करता है। यहाँ एक और बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा, मानव पूंजी और मानव विकास के बीच का। जब हम मानव पूंजी की बात करते हैं तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य को एक जरिया मानते हैं जिससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तब हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य हर इंसान का बुनियादी हक है, बेसिक ह्यूमन राइट है, चाहे उससे देश का जीडीपी बढ़े या न बढ़े। एक साधन है और दूसरा अपने आप में एक लक्ष्य। चलिए अब इन थ्योरी की बातों से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि भारत का इस मामले में रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। आजादी से लेकर अब तक मानव पूंजी बनाने में भारत का सफर कैसा रहा? और ये आंकड़े, ये भारत की एक जबरदस्त कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, 1951 से 2017 के बीच क्या कुछ बदल गया। रियल पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति की असल कमाई 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। शिशु मृत्यु दर 146 से घटकर सिर्फ 33 रह गई। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब औसत उम्र, लगभग दुगुनी हो गई। साक्षरता दर तो 16.7% से सीधे 76% पर पहुंच गई। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर इस तरक्की के पैमाने को महसूस करना हो तो बस इस एक आंकड़े को देखिए। 1951 में एक भारतीय महिला की औसत उम्र सिर्फ 36 साल थी, आज ये 70 साल है। ये है स्वास्थ्य में किए गए निवेश का सीधा असरदार नतीजा। लेकिन कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। इतनी तरक्की के बावजूद जमीनी हकीकत कई बार कुछ और होती है। इस तरह की तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है।
और ये चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। सोचिए, 1964 में ही एजुकेशन कमीशन ने कह दिया था कि भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, और आज इतने साल बाद भी हम करीब 4.5% पर ही हैं। ये जो गैप है ये साफ साफ बताता है कि मंजिल अभी भी दूर है। तो एक तरफ तो तरक्की दिखती है, दूसरी तरफ ये चुनौतियां हैं। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स कैसे पैदा करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब किसी देश के लोग ज्यादा स्किल्ड और हेल्दी होते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं और नई टेक्नोलॉजी को भी जल्दी अपनाते हैं। नतीजा, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। तो बात तो बिल्कुल सीधी लगती है, पर क्या ये इतनी सीधी है? एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ज्यादा पढ़ाई लिखाई का मतलब अपने आप में ज्यादा रोजगार की गारंटी है? और यहाँ आंकड़े हमें चौंका देते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिस पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो। 2011-12 के डेटा के मुताबिक भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसके बीच थी? जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उनमें। ग्रामीण इलाकों में तो करीब 30% ग्रेजुएट महिलाएं बेरोजगार थीं, जबकि जो कम पढ़े लिखे थे उनमें ये दर सिर्फ 3 से 6% थी। मतलब बात साफ है, सिर्फ डिग्रियां देना काफी नहीं है, हमें ऐसे रोजगार भी पैदा करने होंगे जहां इन डिग्रियों का सही इस्तेमाल हो सके। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत का भविष्य कैसा नजर आता है, चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ खींचती है। वो कहती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आ रही हैं और इनके लिए हमें बिल्कुल नए तरह के स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो भारत के लिए आगे का रास्ता यही है। सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है और सबसे बड़ा मौका भी। हमारी जो इतनी बड़ी युवा आबादी है उसे एक नॉलेज बेस्ड वर्कफोर्स में बदलना, एक ऐसी वर्कफोर्स जो कल की इकोनॉमी के लिए पूरी तरह तैयार हो। बात सिर्फ गिनती की नहीं है, बात क्वालिटी की है। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो क्या ये आबादी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी? या फिर अगर हम उन्हें सही हुनर और सही मौके देने में चूक गए तो क्या यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखे